हेलो वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का। हैप्पी दिवाली। भाई मस्त दिया यार तुम लोगों ने। हाँ? इसको यहाँ रख दें क्या? गिरेगा तो नहीं? हाँ, अब सही लग रहा है। आम, हाँ करो करो करो। हाँ। नहीं 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 तुमको ये पटाखे फोड़ रहे हैं, ये हैप्पी दिवाली चटर पटर। आज तो मतलब पूरा एकदम। हाँ हाँ, दिवाली पार्टी चल रही है ना। वैसे मुझे अलाउ नहीं करना चाहिए था ना तुम्हें बाहर जाने के लिए ना। अब तुम लोग इतना शोर मचा रहे हो। हाँ। ग्रीन पटाखे चला रहे हैं। हाँ। बैन हट गया। चलो। तो तुम लोग बस यही लेके आए क्या? बस इतने में क्या पेट भरेगा तुम लोगों का? अच्छा क्लास के बाद खाएंगे। नहीं नहीं, खाते रहो खाते रहो, बस शोर मत मचाओ। तो अपन अभी थोड़ी देर पहले तक अपन जो भी बातें कर रहे थे उन बातों के दौर को आगे बढ़ाते हैं। तो बात ये थी कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक पानी की ड्रॉप कभी अगर जमीन पे गिर जाए या किसी प्लेट पे गिरे तो पानी की ड्रॉप कुछ ऐसी दिखती है। हाँ या ना? और इससे पहले हमने ये पढ़ चुके हैं, चुका है क्या? आह, ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर एक सरफेस ली जाए और उस सरफेस को मतलब लिक्विड सरफेस के ऊपर जो भी उसमें स्टोर्ड एनर्जी है वो एनर्जी की कैलकुलेशन भी अपन कर चुके हैं, और वो एनर्जी का फॉर्मूला था टी इंटू डेल्टा ए। जो भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जो भी स्टोर्ड एनर्जी टी इंटू ए होती है। ये बात तो बता ही चुके हैं अभी। उस एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई कौन सी एनर्जी होती है वो, तो उसको नाम होता है सरफेस एनर्जी। आप लोग चाहें तो लिख लें कॉपी में, उसे सरफेस एनर्जी कहते हैं। खैर, तो भाई ये वाटर ड्रॉप है। तो ये लिक्विड ड्रॉप में, या ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसको लिक्विड ही लिख देता हूँ। और अगर आप इसी ड्रॉप को अगर जैसे मान लो अगर कोई भी एक पत्ती है, पेटल है ना, उसके ऊपर अगर आप पानी की ड्रॉप को रखोगे ना तो उसकी शेप कुछ ऐसे दिखेगी। हाँ है ना? तो मतलब यार चीजें बड़ी अलग अलग हैं। सेम पानी, लेकिन अगर आप उसको जिस सरफेस पे रखे वो सरफेस डिसाइड कर रही है कि उसकी शेप क्या होगी। है ना? ऐसा ही तो है। खैर, अपना काम ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस चीज को समझूं कि लिक्विड है, ये एयर है, और ये सरफेस है, यही तो तीन चीजें हैं। यहाँ पर ये जो सरफेस टेंशन होगी, या इसको सरफेस टेंशन को अपन टी से डिनोट कर रहे हैं तो टी लिख देते हैं। दिस इज सरफेस टेंशन बिटवीन एयर एंड लिक्विड। यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो होगा बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस। और इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा टेंशन। सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन जो होगी वो इधर हो जाएगी एयर और सरफेस के बीच में। ये इसी तरीके के कांटेक्ट होंगे। इस लिक्विड के टेंजेंशियल लगने वाला जो फोर्स है उसका बनने वाला जो एंगल है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है? तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास दो लिक्विड है, इनमें से किससे धुलूं कपड़े तो अच्छे धुल जाएंगे, है ना? या कौन सा का, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कुछ कपड़े होते हैं जो वाटर प्रूफ होते हैं। लेकिन कपड़े बोल रहा हूँ मैं, हैं वो कपड़े, बट वो वाटर प्रूफ हैं। उनमें एयर आर पार जा सकती है लेकिन पानी नहीं जा सकता। एक तो एक भाई रेनकोट है, रेनकोट तो पूरा है ना, उसमें हवा जाएगी ना पानी जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ऐसे कपड़े जिनके ऊपर एयर जा सकती है लेकिन पानी नहीं जाएगा।
उन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, जिन्हें पानी से डर लग रहा है, लिक्विड से डर लग रहा है, फोबिया, फोबिक। तो वो सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो उस लिक्विड और सरफेस के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट से डिसाइड हो जाएगा कि वो लिक्विड उस कपड़े को भिगाएगा या नहीं भिगाएगा। आपने एक ट्यूब ली, या एक एक बर्तन में पानी भरा है, एक पतली सी ट्यूब ली, तो क्या होगा कि जो लिक्विड है उस ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करता है ना, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। मतलब लिक्विड का उस ट्यूब में राइज कर जाना, इस घटना को कैपिलरी एक्शन कहते हैं। अब अगर वो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है, तो आप एंगल ऑफ कांटेक्ट देख के डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि वो ऊपर कितना बढ़ेगा। या दो लिक्विड हैं, दोनों का एंगल ऑफ कांटेक्ट पता है, तो मैं बता सकता हूँ कि भाई ये इतना ऊपर बढ़ेगा, ये इतना ऊपर बढ़ेगा। ठीक है। तो मैंने इस तरीके से जितनी भी टेंशन लग सकती थी मैंने सारी बना दी। अब ये यहाँ पर देखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि लिक्विड ड्रॉप अपनी शेप चेंज कर रही है, तो इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही। तो इक्विलिब्रियम अगर रहेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ टी बिटवीन ए एस शुड बी इक्वल टू टी एल एस लिक्विड सरफेस, और इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे तो प्लस टी एयर लिक्विड कॉस थीटा सी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टी एयर लिक्विड कॉस थीटा सी इज इक्वल टू टी एयर सरफेस माइनस टी लिक्विड सरफेस। तो कॉस थीटा सी की वैल्यू मुझे पता चल गई, टी एयर सरफेस माइनस टी लिक्विड सरफेस अपॉन टी एयर लिक्विड। कोई इसका ऐसा क्वेश्चंस में कोई यूज़ नहीं आने वाला है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर आप लिक्विड बता दीजिए, सॉरी, यहाँ पर आप बता दीजिए कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या है, तो यहाँ पर इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट ये हो जाएगा। एंगल हमेशा लिक्विड के अंदर से मेजर करना है। यहाँ पर आप चाहें तो एंगल तो ये भी तो मेजर कर सकते थे, ये नहीं मेजर करना। मेजर हमेशा कहाँ से करना है? लिक्विड के अंदर से। तो लिक्विड के अंदर से मेजर करेंगे तो यहाँ पर ये थीटा सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट से आप ये भी बता सकते हैं कि कुछ लिक्विड होते हैं, जैसे आप उन लिक्विड को अगर एक ट्यूब में डालो तो उनकी शेप सबसे टॉप पे ऐसी हो सकती है, सबसे टॉप पे उस ट्यूब में शेप ऐसी हो सकती है, या फिर वो टॉप पे उनकी शेप ऐसी हो सकती है। क्या आपने ऐसा देखा है? जैसे आप शहद है, उस शहद को अगर आप किसी पतली सी ट्यूब में डालो या तुम चम्मच में भी डालोगे तो भी उसकी शेप इस तरीके से होगी कि नहीं होगी? और पानी को डालोगे तो वो ऐसा दिख रहा होगा, और कोई लिक्विड होगा वो कुछ ऐसा दिख जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आखिर किस तरीके के फोर्सेस वहां पर लग रहे हैं। समझ गए? तो ये पूरी की पूरी कहानी, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट से डिसाइड होगी। ओके। एंगल ऑफ कांटेक्ट का यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ इसका नोटेशन या आप पीछे लिख देते हैं ना, इट इज थीटा सी, एंगल ऑफ कांटेक्ट हम ये पढ़ रहे हैं। थीटा सी तो इसमें दिख ही नहीं रहा कैमरे में। इधर क्या हो गया इसको, ये कैमरा खिसक गया क्या? अब सही है, अब दिख रहा है। ठीक है मित्र, अब आपको जो मैंने एक प्रेम पत्र भेजा था आपके फ़ोन में, वो आप लोग देख लीजिए। मिल जाए तो मुझे बता देना। टुन। मिल गया? इसमें आप देख रहे होंगे, सबसे पहले देख रहे होंगे रिलेशन बिटवीन कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, है ना। तो कोहेसिव फोर्सेस को एफसी से रिप्रेजेंट कर रखा है। कोहेसिव फोर्सेस हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल होंगे, हाँ या ना। और जो एडेसिव फोर्सेस हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बीच में, लिक्विड के बीच में होंगे। तो सरफेस और लिक्विड के बीच में जो भी फोर्सेस है वो एडेसिव है। तो एडेसिव उस वॉल के परपेंडिकुलर हैं सारे। देखो एडेसिव फोर्सेस सारे वॉल के परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, उस फिगर में सारे ऐसे दिख रहे हैं। और कोहेसिव फोर्सेस जो भी आपके इस लिक्विड की शेप है, इस लिक्विड की शेप को मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिस्कस। तो इस मेनिस्कस की जो शेप है इस पे डिपेंड करेगा कि भाई कोहेसिव ऐसे लग रहा है या फिर किस और तरीके से लग रहा है। तो तीनों फिगर में बना रखे हैं, आप देख सकते हैं।
वो ये बताने की कोशिश है कि यहाँ पर जो एडेसिव फोर्सेस हैं वो कोहेसिव फोर्सेस के 1/√2 टाइम से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो जितने भी फोर्सेस एडेसिव लग रहे हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री पे हैं, तो इसकी वजह से। अच्छा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी हमेशा ध्यान रखना, वो इस मेनिस्कस के परपेंडिकुलर होगा। शब्द सुनना, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये एडेसिव फोर्स का हो गया, ये कोहेसिव का हो गया, तो जो मेनिस्कस होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं, आप देख भी रहे होगे, है ना। और जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो जरूरी नहीं है कि सरफेस के टेंजेंशियल हो, कोहेसिव फोर्सेस जरूरी नहीं है वो सरफेस के टेंजेंशियल हो, सरफेस टेंशन टेंजेंशियल होगी एयर लिक्विड वाली, लेकिन ये जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है जी, चलिए। फिर उसके बाद आप शेप ऑफ मेनिस्कस देखेंगे। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, 90 डिग्री से कम है, तो जो शेप होगी वो कॉनकेव होगी, मतलब ये वाली जो शेप अपन बना रहे हैं इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, चलो दूसरा देखेंगे तो दूसरे वाले में आप एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है, जहाँ पर एकदम प्लेन लेयर है, यहाँ पर जो थीटा सी है वो कितना है, 90 डिग्री। एंड आप जो अगला केस देख रहे हैं, अगले केस में जो एंगल ऑप्ट्यूज है, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर ऑप्ट्यूज होगा तो उस केस में जो मेनिस्कस की शेप होगी वो कॉन्वेक्स होगी। इसको ऐसे भी देख सकते हो तो कि तुम मेनिस्कस की शेप कैसे डिसाइड कर रहे हो, अगर ड्रॉप में तो दिख रहा है कि ये एक्यूट है, तो इसमें मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉनकेव। ये ऑप्ट्यूज है तो इसमें मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। लेकिन अगर आपको, अगर मान लो जैसा उसमें फिगर दे रखा है उसमें अगर देखना चाहो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे देखते हैं, कि आपने एक सरफेस बना ली, ठीक है, जो भी सरफेस दे रखी है वो सरफेस बना ली, उसके बाद आपने एक टेंजेंट खींची, उस टेंजेंट का एंगल देखो क्या है। तो जैसे अगर आप देख रहे होगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल दिख रहा है, तो या इसके टेंजेंशियल अगर सरफेस बनाओगे, तो इस वाले केस में जो सरफेस बन रही है, लास्ट वाले में ऐसी सरफेस दिख रही है ना। तो यहाँ पर अगर तुम ऐसे अगर ये बनाओगे, ये डायरेक्शन, तो लिक्विड तो नीचे की तरफ है, सरफेस ये है, तो जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्या आपको दिखाई? तो खैर ये इस तरीके से नहीं पूछा जाता, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे पूछा जाता है कि इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज देन शेप ऑफ द मेनिस्कस ना, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट देन शेप ऑफ द मेनिस्कस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखनी है दोनों चीज़ें, और आपको कॉपी में बना भी लेनी है। लिक्विड ड्रॉप का शेप के हिसाब से एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने यहाँ पे भी बता दिए हैं, ये वाला है ऑब्ट्यूज और ये वाला है एक्यूट, अक्यूट, है ना अक्यूट, एक क्यूट बच्चा, अक्यूट। फिर उसके बाद लेवल ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, तो देखो अगर एक्यूट एंगल है तो जो कैपिलरी ट्यूब में अगर आप लिक्विड डालेंगे तो लेवल जो होगा उसका राइज करेगा। अगर आप उसको एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है तो ना राइज करेगा ना फॉल करेगा। लेकिन अगर आपने इसको ऑप्ट्यूज एंगल के लिए देखेंगे तो लिक्विड का लेवल है जो फॉल करेगा। वेटिंग प्रॉपर्टी है, क्या वो लिक्विड भिगा पाएगा सरफेस को। जैसे पानी को अगर आप किसी भी पेटल पे रखते हैं, तो या बस कमल की या पेटल हो गई या रोज पेटल हो गई, किसी पे भी रखोगे तो उसमें ड्रॉप बन जाती है, वो उसको भिगाता थोड़ी है। तो जो वेटिंग प्रॉपर्टी है वो आपको दिख रहा है कि लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, अगर एंगल एक्यूट है तो लिक्विड सरफेस है, तो इसका मतलब ग्लास और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ग्लास तो भीगता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब जो एंगल है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट पानी के लिए एक्यूट ही रहने वाला है। अगर ये एंगल ऑप्ट्यूज है तो फिर उस केस में आप देखेंगे लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। हाँ, गीले कैसे होते हैं, गीले ही तो होते हैं, कोई भी ग्लास हो, ग्लास में पानी डालोगे तो गीला हो जाएगा। तुम क्या पूछना चाह रही हो?
एक तवा है, तवा, तवा समझती है? तवा को गर्म कर ले, उसमें पानी की ड्रॉप डाल, तो पानी की ड्रॉप के तवे को गीला कर पाती है? नाचती रहती है ना। समझ गई? ऐसे ही अगर मान ले तवा पे नीचे वो चूल्हे पे अगर रोटी बन रही है, तो तवा नीचे काला हो जाता है। अब उस तवा को उल्टा कर दे, और उसमें पानी डाल, टिकेगा ही नहीं, ठंडा गरम जैसा चाहे वैसा डाल ले। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक हो गया। वहां पर उस केस में उस तवा की जो सरफेस है और पानी के बीच का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज हो गया। समझी? हाँ। और अगर इसने जो सिल्वर वाटर वाला एग्जांपल लिया है, उस केस में न तो वाटर लेवल राइज होगा, ना फॉल करेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई भी सरफेस वेट नहीं होगी। ठीक है? ये चांदी वो वाली बात नहीं कर रहा, ये प्योर चांदी की बात कर रहा है ना? हाँ। वो चांदी नहीं जो घर पे है, वो प्योर चांदी तो ऐसे मुड़ जाती है बड़े प्यार से। आजकल चांदी बहुत महंगी है, पता है तुम्हें? अरे कहाँ सो रहा है, 1.5 लाख। एक 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 शायद 1.75 हो गई है। अभी 6 महीने पहले बेचारी 1 लाख के आसपास थी। अभी तो मतलब आग लगी पड़ी है मार्केट में। तो आपको ना ये प्यारे प्यारे चित्र अपनी कॉपी में बना लेने हैं। ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, बाद में घर के लिए जगह छोड़ देना। अभी तो आपको ये लिखना है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें लिखाना चाहता हूँ, वो बातें लिख लीजिए आप। मैंने आपको कुछ चीज़ें, मैं सरफेस टेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं कह रहा था ना लिखा देता हूँ, वो मैं लिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट। आप लोग लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, या प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस टेंशन, कुछ भी लिख लीजिए। बोला जाए? हो गया। सरफेस टेंशन इज a स्केलर क्वांटिटी। सरफेस टेंशन इज a स्केलर क्वांटिटी। आपके स्कूल में चैप्टर हो गया क्या? अच्छा। सरफेस टेंशन इज a स्केलर क्वांटिटी, देखना तुम्हारे स्कूल में कैसे फटाफट होंगे ये कुछ टॉपिक। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। force due to surface tension. Force due to surface tension acts tangentially. Force due to surface tension acts tangentially to the liquid surface. अरे चश्मा गिर गया भाई मेरा। Force due to surface tension acts tangentially to the liquid surface. Surface, next point, surface tension is due to cohesive forces. Surface tension is due to cohesive forces. More cohesive force means more surface tension. More cohesive force means more cohesive force means more surface tension. अ, ये वाला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है ना, ये तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा कि आखिर सरफेस एनर्जी बढ़ती क्यों है। कि जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो सरफेस एनर्जी क्यों बढ़ रही है। कि भाई एरिया बढ़ रहा है तो सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, तो हमने फॉर्मूला से पढ़ा है। बट मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है? तो देखो, पहले कोई पर्टिकुलर छोटे से एरिया में, जो भी छोटी ड्रॉप का एरिया है, उस ड्रॉप में सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। बाद में जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा, तो सरफेस पे अंदर वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल अब सरफेस पे आ गए। तो पहले के कंपैरिजन में अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे ज़्यादा हैं। तो अगर
अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे ज़्यादा है तो सरफेस की एनर्जी भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। इस बात को मैं लिखा देता हूँ। व्हेन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड, व्हेन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड, molecules from the interior of the liquid, molecules from the interior of the liquid rises to surface of the liquid, interior of the liquid rises to surface, rises to surface. In this process, in this process work is done against the downward cohesive forces. In this process work is done against the downward cohesive forces, against the downward cohesive forces. ठीक है मित्र, तो आपको अपन ने ये सारी बातें लिखा दी। हम एक्सिस प्रेशर, अब अगली हेडिंग लिख दीजिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। आप लोग खाते जाइए, खाने नहीं दे रहे हम, खत्म हो गए। एंगल ऑफ कांटेक्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए थीटा सी, एंगल ऑफ कांटेक्ट ब्रैकेट में लिख दीजिए थीटा सी। हाँ, अरे नहीं नहीं, पहले मैं बातें तो लिखा दूं। एंगल एनक्लोज्ड बिटवीन द, angle enclosed between the tangent plane angle enclosed between the tangent plane at the liquid surface, angle enclosed between the tangent plane at the liquid surface and the tangent plane at the solid surface, at the tangent plane and the tangent plane at the solid surface at a point of contact, at a point of contact inside the surface, inside the liquid, inside the liquid is defined as angle of contact, is defined as angle of contact. The angle of contact depends on nature of solid and liquid. Angle of contact depends on the nature of solid and liquid. Next point लिखो, cos theta c is proportional to 1 upon t. Cos theta c is proportional to 1 upon t. समझ गए ना? Cos theta c is proportional to 1 upon c. 1 upon t, t माने टेम्परेचर है ना, इसी में कॉमा लगा के अब आगे लिख दो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। टी मैंने क्या बोला? सरफेस टेंशन। टी, अरे क्या हो गया, भगवान याद आ गए इतने में ही। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। टी मतलब सरफेस टेंशन है ना। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन, ये तो लिखा ही रखा है, सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है। 10 cos थीटा सी इंक्रीजेस,
thus cos theta c increases. अच्छा, cos थीटा अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब थीटा कम हो रहा है, साइन थीटा अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है ना? तो दस cos थीटा इंक्रीजेस एंड थीटा सी डिक्रीजेस, एंड थीटा सी डिक्रीजेस। तो क्या मतलब समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंगल ऑफ कांटेक्ट। हाँ हाँ, लेकिन थीटा सी भी तो कम हो गया ना भाई। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम हुई, सरफेस टेंशन कम होने से 1/t बढ़ा, 1/t बढ़ा तो cos थीटा सी बढ़ा, cos थीटा सी बढ़ा इसका मतलब थीटा सी डिक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या कम हुआ? एंगल ऑफ कांटेक्ट। यही तो बात है। तो चाहो तो समराइज करके भी लिख दो, ऑन ऐसा लिख दो, सिंपल ऐसा, टेम्परेचर, TEMP, टेम्परेचर इंक्रीज करने से थीटा सी डिक्रीज, ऐसा डायरेक्ट लिख दो। तो एक्सप्लेनेशन भी हो गया और तुमने लिख भी लिया। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, तुम्हें सारी बातें अपने आप समझ में आ गई होंगी कि जो हाल सरफेस टेंशन का होगा वही हाल एंगल ऑफ कांटेक्ट का होगा। तो अगर तुमने सॉल्यूबल इम्प्योरिटी मिलाई है तो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है? सरफेस टेंशन इंक्रीज करती है, कंप्लीटली सॉल्यूबल। पार्शली सॉल्यूबल मिलाने से इम्प्योरिटी, पार्शली सॉल्यूबल इम्प्योरिटी मिलाने से सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है। तो उस हिसाब से जो जो सरफेस टेंशन के साथ हो रहा है वही एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ होगा। तो उसको लिख लेंगे, if impurity is partially soluble, if impurity is partially soluble, then theta c decreases. If completely soluble, then theta c increases. कई आप लोगों ने ऐसे पेंट सुने होंगे जो वाटर प्रूफ होते हैं, है ना? वाटर प्रूफ पेंट क्या कर रहा है? पानी का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूट है। वाटर प्रूफ पेंट, जो पेंट है वो सब सिर्फ उसके ऊपर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है उसको क्या कर दे रहा है? ऑप्ट्यूज। ऑप्ट्यूज करते ही पानी उस सरफेस पे टिकेगा नहीं। समझ गए बात को? तो जो एक लेयर की कोटिंग होती है किसी भी सरफेस पे, अगर उसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए, जैसे आप लोग जो रेनकोट होता है, वो रेनकोट भी ऐसे ही बनता है। उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, वो कोटिंग हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक कोटिंग का मतलब है एंगल ऑफ कांटेक्ट उन्होंने एक्यूट से क्या कर दिया है? ऑप्ट्यूज कर दिया। चमका? इस बात को भी लिख लेंगे। वाटर प्रूफिंग एजेंट, वाटर प्रूफिंग एजेंट changes angle of contact, waterproofing agent changes angle of contact from acute to obtuse, मतलब बढ़ा देता है, एक्यूट टू ऑप्ट्यूज। अगली एक लाइन लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब व्हेन लिक्विड इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस, व्हेन लिक्विड is brought in contact with solid surface, the surface of the liquid becomes curved,
the surface of the liquid becomes curved near the place of contact. Near the place of contact. Next point. The free surface of a liquid. Free surface of a liquid which is near the walls of a vessel. Which is near the walls of a vessel. The free surface of a liquid which is near the walls of a vessel and which is curved because of surface tension, which is curved because of surface tension, is known as meniscus. Is known as meniscus. MENISCUS. MENISCUS, meniscus. ठीक है, इसके बाद आप लोग जगह छोड़ के वो टेबल बना लेना, और उस टेबल में आप समझ गए होंगे कि आपको लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मैंने पूरी टेबल एक्सप्लेन करी दी है। ये 2 चित्र बना लो। टेबल के लिए जगह छोड़ देना, घर जाके बना लेना आप। ओके, मुझे प्रेशर डिफरेंस का एक फॉर्मूला लिखाना है, मुझे याद दिला देना है ना, लास्ट में लिखना। क्या बेटा? शुरू करें? वो केचप वेचप कहाँ है? नहीं खाता है? अच्छा, आज पूरे बैक बेंचर बने हुए हैं ये लोग। हाँ, चश्मा रखा है नीचे। अरे दीदी लोग लिख लो, लिख लिया ना? अगली हेडिंग लिखी जाए कैपिलरी ट्यूब। जगह छोड़ देना उसके लिए, टेबल के लिए ना। अगली हेडिंग लिखी जाए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी की स्पेलिंग तो आती है, CAPILLARY। कैपिलरी ट्यूब, अच्छा के से नहीं है, सी से है ना। CAPILLARY, नहीं, सिंगल PLL। कैपिलरी ट्यूब है क्या होता है? अभी वो बोल देगा किंग करते विमूड लिख के दिखाओ, फिर कहोगे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। हाँ, नेक्स्ट, या आपने लिख दिया कैपिलरी ट्यूब, और एक को साथ में लिख दो एंड कैपिलरिटी। एंड कैपिलरिटी, CAPILLARITY, कैपिलरिटी। ठीक है, लिखिए। अ ग्लास ट्यूब विद अ फाइन बोर। अ ग्लास ट्यूब विद अ फाइन बोर, बोर मतलब छोटा डायमीटर है ना। अ ग्लास ट्यूब विद अ फाइन बोर, बोर BORE, बोर BORE। वो नहीं सुना तुमने 315 बोर का कट्टा?
अच्छा, नहीं सुना, अरे यार, वो वही बोर होता है, वो वाला कट्टा नहीं, वो वाला ढिचकियों ढिचकियों वाला कट्टा। हाँ हाँ, तुम बोर ही समझ रहे, रे यार, वो ढिचकियों ढिचकियों वाला कट्टा, उसमें राइफल होती है ना, ऐसा राइफल भी होती है। हाँ, क्या कट्टा नहीं होता? तन में तो समझ गया। तो वो कट्टे में भी 315 बोर, 312 बोर ऐसे कारतूस भी आते हैं, है ना? तो वो कारतूस मतलब वो डायमीटर से रिलेटेड बात हो रही है, बोर। अ ग्लास ट्यूब, a glass tube with a fine bore and open at both ends. A glass tube with a fine bore and open at both ends is known as capillary tube. Is known as capillary tube. The property by virtue of which the property by virtue of which a liquid rises or gets depressed. The property by virtue of which a liquid rises or gets depressed in a capillary tube is known as capillarity. Is known as capillarity. Capillars? Capillars. Capillarity. ठीक है? And next, rise and fall of liquid. Rise and fall of liquid. Rise and fall of liquid in tubes. कौन सी ट्यूब? कैपिलरी ट्यूब, है ना? Is called capillary action. Is called capillary action. आप लोगों ने वो ऐसा सुना है, जैसे दीपक वगैरह जलाते हैं, या पहले वो कैरोसिन के लैंप चलते थे, वो उसमें जो लिक्विड है जो राइज हो रहा है, वो इस कैपिलरिटी की वजह से ही हो रहा है। कैरोसिन ऑयल, तेल, घी, वो लिक्विड, लिक्विड ही है ना वो। घी लिक्विड होता है बेटा, है? वो सर्दी है तो जमा नहीं है अभी, है ना? तो उसमें जो लिक्विड राइज हो रहा है, उस उसकी जो बाती है, उसमें लिक्विड राइज होने के पीछे का रीजन कैपिलरिटी है। ऐसे ही आप लोग वो फाउंटेन पेन से लिखते हो, उसमें फाउंटेन पेन में बीच में ऐसे एक स्लिट होती है, ऐसे स्प्लिट होता है ना दोस्तों में, तो बीच वाली जो स्लिट है, वो जिस प्रिंसिपल की वजह से वो फाउंटेन पेन काम कर रहा है, वो भी कैपिलरिटी है। समझ गई बात? चलिए, अब आगे लिखिए, हाइट ऑफ, हेडिंग लिख लीजिए, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज। फटाफट, 2 मिनट का काम है, अभी समझा देते हैं, फटाफट लिख लेंगे, ठीक है? किसका मैसेज आ रहा है भाई? अरे तो धनतेरस वाले आज जान खाए, मेरा चश्मा गिर गया था, यहाँ रख दें। देखो, कैपिलरी राइज का मतलब तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। जैसे मान लो इस तरीके से लिक्विड में अगर एक पतली सी ट्यूब को ऐसे रख दिया जाए, तो इसमें लिक्विड का ऊपर चढ़ जाना, यही कैपिलरी राइज है बस। ये तो समझ में आ गया। अब गुरु बात यह है कि हमको ना ये कितना ऊपर चढ़ा है ना, यही निकालना है। तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा, सेम लिक्विड सेम प्रेशर, तो दोनों जगह के प्रेशर को क्या कर दूंगा, बैलेंस।
तो मैंने तो ये बचपन से पढ़ रखा है। अगर ये एच हाइट ऊपर राइज किया है तो मैं लिख दूंगा प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। ठीक। तो ये सब तो मुझे आता है पहले से, लेकिन इसकी हाइट निकालने का एक फोर्स बैलेंस मेथड से मैं इसको करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे इजी है। वो है फोर्स बैलेंस मेथड। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कैपिलरी में लिक्विड राइज करेगा तो उसकी कुछ शेप होगी। तो मैंने उसको जूम करके बना लिया ऐसी। इसमें किसी के पेट में कोई दर्द तो नहीं? मच्छर है क्या यार? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो टॉप मोस्ट सरफेस है ना, ये एक्चुअल में ऐसी है, तो मैं आपको यार सही बात है सर, ऐसे ऊपर से देखेंगे तो ऐसी दिख रही होगी, बीच में से गड्ढा होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जो टेंशन लग रही होगी वो सरफेस के टेंजेंशियल अपवर्ड लग रही होगी। सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है। जब भी मैं सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सरफेस टेंशन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। मैं जब भी बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो किधर है? ऊपर की तरफ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो ऊपर की तरफ है। तो अगर इसकी जो रेडियस है इस ट्यूब की, दैट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब, और यहाँ पर जो लिक्विड है, इस लिक्विड का वेट नीचे mg लग रहा है। तो अगर लिक्विड यहाँ से ऊपर गया है तो इस लिक्विड को कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा है ना, वेट। इसका वेट नीचे mg को कौन ऊपर बैलेंस कर रहा है? तो ऊपर को बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है? फोर्स ड्यू टू टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? वेट ऑफ द लिक्विड जो राइज हुआ है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंशन इनटू, अब वो सरफेस टेंशन कहाँ कहाँ लग रही होगी? तो वो सरफेस टेंशन इसके शेप की वजह से देखूंगा तो ऐसा ऊपर टॉप पे जो भी इसकी सरकमफेरेंस है पूरे पे लग रही होगी, तो वहां पर उसकी लेंथ हो जाएगी 2πr। ठीक है। उसके बाद मास की बात करेंगे तो इसका मास हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो क्या हो गई? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड वॉल्यूम दैट इज πr²h, क्योंकि कितनी हाइट ऊपर उठाए? h हाइट ऊपर गया, तो πr²h हो गया इसका वॉल्यूम इनटू जी। यहाँ से काटम पीटी मचा देते हैं अपन। तो अपन को तो हाइट निकालनी है। पाई से पाई मर गया, 2 से कुछ नहीं मरा, तो बोलो पेंसिल कैंसिल। आर से ये मर गया, और कुछ मरा नहीं। तो मेरे पास जो हाइट निकल के आ गई, जो ट्यूब में राइज कर रही है, वो आ रही है 2t डिवाइडेड बाई रो जी एच इंटू आर, है ना? सही लिखा है ना? अच्छा, एस तो आ गया, तो एच को उड़ा दो, रो जी आर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर अपन ने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी अगर अपन काउंट में लें, जो कि होगा, क्योंकि सरफेस तो ये कॉनकेव बन रही है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो हो गई। तो उसका डिस्कशन अपन अलग से करके समझा देते हैं, ताकि वहां पे चित्र में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देख रहे होगे तो ये तो हो गई तुम्हारी वो लिक्विड की शेप, और ये हो गया तुम्हारा कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पर अगर एक टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट ऐसी बन रही होगी। इस टेंजेंट को अगर पीछे एक्सटेंड कर दूंगा तो टेंजेंट पीछे ऐसे एक्सटेंड हो रही होगी। लिक्विड के अंदर लिक्विड की सरफेस पे बनने वाली टेंजेंट, और अब जिस बर्तन में रखा उस बर्तन का जो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल है, उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो यही ऊपर चला जाएगा, थीटा सी। तो अगर टी इधर है तो इधर क्या आएगा आपके पास? टी कॉस थीटा सी। तो जहां जहां आपने टी लिखा है वहां सब जगह क्या होना चाहिए? टी कॉस थीटा सी। तो बस यहाँ पर टी कॉस थीटा सी और लिख दो, तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट के साथ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो कि यहाँ पे h इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है। जिस ट्यूब की रेडियस जितनी कम होगी
उसमें जो लिक्विड है वो उतना ही ज़्यादा राइज करेगा। यही मतलब हुआ। इसको बोलते हैं ज्यूरिन्स लॉ। ज्यूरिन्स लॉ। हाँ ना, नाम अच्छे लग रहे हैं ना सब ऐसे ही। मुझे क्या पता, मैं उसके घर पे थोड़ी गया था नामकरण करने हैं। चमक गई बात। छाप लेंगे। हाँ, सब बनाना है। बोर्ड पे जो लिखा है एज इट इज छाप लेना है। और मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन वादा तो टूट जाता है। कछुओं, क्या कह रहे हो? तुम्हें दो क्वेश्चन कराता हूँ मस्त मस्त। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, उससे पहले मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाऊंगा। वो फॉर्मूला भी लिखा देता हूँ। क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखा रखा है? पाई पी आर की पावर 4 ए थीटा एल। पॉइजले फॉर्मूला। बॉयज नहीं। अच्छा, ईटा ईटा वाला। वो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, रिजिडिटी भी था। क्या? हाँ, खत्म हो गया। ये मैं पता नहीं चलने देता हूँ कब खत्म कर दिया मैंने। ओ, तुझे पिटवा दूं मैं? पिटवा दूं तुझे? देखा, ये देखो, ये कह रही है पिटवा दूं। अच्छा, ये ज्यूरिन्स लॉ ध्यान रखना क्या कह रहा है। अगर रेडियस कम है ट्यूब की, तो लिक्विड उतना ही ज्यादा राइज करेगा। ये मैथमेटिक्स में तो तुम्हें दिख रहा है एच प्रोपोर्शनल टू 1/r, लेकिन आएगा तो शब्दों में आएगा। कम रेडियस वाले ट्यूब में लिक्विड ज्यादा राइज करेगा। आज पूरा बैक बेंचर वाले मजे लिए जा रहे हैं। नलायक हो। अगली बार से नहीं दूंगा छुट्टी, ठीक है? अब तुम देखो। अब तुम चिल्लाते रहना, सर भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है एकदम, अरे मोरी मैया। हाँ, इसके लिए तो थैंक यू। ये दोनों लगाएंगे, यस। हैप्पी दिवाली। एपी दिवाली। अरे वो जेठालाल वाला तुमने वो देखा, हैप्पी दिवाली? हैप्पी दिवाली। उसके बिना हैप्पी दिवाली होती नहीं है मेरी। जब तक 4-5 लोग भेजने देने वो वाला, जब तक।
चलिए इसी बात पे लास्ट पॉइंट लिखा जाए क्लास का। लास्ट पॉइंट है स्टडी फ्लो इन कैपिलरी ट्यूब। स्टडी फ्लो इन कैपिलरी ट्यूब। स्टडी STEADY स्टडी फ्लो इन कैपिलरी ट्यूब। एक बात बताओ तुम लोग कि क्या हम टर्बुलेंट फ्लो में बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं? अबे नहीं लगा सकते। लेमिनार फ्लो के लिए लगता है, कर रही है नदी, एकदम नाचते हुए आ रही है, कूद कूद के एकदम भंवर बनते जा रहे हैं, और उसमें फंस जाओ तो मर जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में तुम कैपिलरी वहां पे जाके अपना तुम बर्नौली थ्योरम लगाने जाओगे? बर्नौली थ्योरम लगेगा लेमिनार फ्लो में, मतलब आराम से फ्लो हो रहा है, लेयर बाय लेयर फ्लो चल रहा है। ठीक है। हाँ चलो, ऐसे ही मेरे मन में थॉट्स आते रहते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, और हमने क्या लिखा? हाँ, इसमें लिखो पहली बात पॉइजले फॉर्मूला, जो मैं लिखाना चाहता हूँ। पॉइजले फॉर्मूला। पॉइजले पॉइजले POISEUILLE। हाँ, आई भी है। UILLE। ये पॉइज भाई का फॉर्मूला है। अरे वो उसके सम्मान में पॉइज और डेका पॉइज वो यूनिट्स थी। महान आदमी है, मजाक की बात नहीं है। आई थिंक इटालियन था ये। फ्रेंच लग रहा है, तो फ्रेंच होगा भाई। लिख लीजिए इसके बारे में, मतलब फॉर्मूला लिख लीजिए। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड Q इज इक्वल टू dV/dt। इसका फॉर्मूला है बहुत गंदा सा, पाई P r⁴ ईटा L। वह उसे ये सामने लिखा है 8 ईटा L। हाँ। क्यों? अरे dV/dt को रेट ऑफ फ्लो को बोला गया ना, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है ना। अब मतलब आप लोग दिवाली के बाद मिलेंगे क्या? अरे यार, फिर तो आज है। ट्यूसडे को मेरी क्लास तो नहीं है, तो मेरी तो छुट्टी है। हाँ, थर्सडे है भाई दूज। हाँ? दिवाली वैसे दोनों दिन की है, 20 की दिवाली भी है, 21 की भी है। हाँ? क्या? अरे तुम लोग कहाँ चल दिए? अबे नल्ले हो गए तुम लोग। ये मैं आगे लिख रहा हूँ भाई, ये भी बाकी है लिखाना। क्या जल्दी है? घर पे कौन सी तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है? किस बात की जल्दी है? क्या? नहीं, मेरे बाल बच्चे इंतजार नहीं करते हैं, वो बड़े वाले हैं वो। P is pressure difference. P is pressure difference. R is radius. Eta is coefficient of viscosity. Length of capillary tube. Length of capillary tube.
सबसे पहले तो आप होमवर्क की बात कर लो, क्योंकि आप लोग अब दिवाली के बाद मिलेंगे अपन। हाँ। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के हर घर में रंगोली बनाने भाई लड़की जाएगी अपनी। हर घर के बाहर कच 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 कच, हर घर के बाहर जाके गोल गोल रंगोली बना के आएगी। होमवर्क में। हाँ। मैंने कितने दिन से होमवर्क नहीं दिया? वो तो करने ही है, उसमें तो दोस्ती नहीं है, वो तो आधे घंटे में हो गए फिर। 15 मिनट लगते हैं ना। हाँ। चलिए, होमवर्क लिखिए। होमवर्क है आप लोगों के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वो सारे करने हैं आपको। अरे अपन मिलेंगे कब यार? अपन थर्सडे को मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? ब- भाई दूज सुबह सुबह होती है। तुम गंदी बात मत करो अब। अच्छा। हाँ। तो ठीक है, फिर होमवर्क और करेंगे। चलो आओ आगे बढ़ो। सुनिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए, और आपके पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए। मेरे पास भी होगी। मैं आराम से बैठ के देखता हूँ। हाँ। क्या? तो वो वाइब्स मेरे साथ भी शेयर कर लेना। ऐसा सेलिब्रेशन हैप्पी वाइब्स सबको अच्छी लगती है। सुनिधि रंगोली बनाएगी। तुम भी रंगोली बना रही हो? सब रंगोली बनाओ भाई। चलिए, पहला वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई। भाई अब एनसीईआरटी में भाई अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े प्यारे हैं, है ना? तो हंसी मजाक छोड़ के अब सीरियसली पढ़ो। भाई भाई, शांति। है ना? पड़ोसन है क्या तुम्हारी? एक्सप्लेन वाई द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। ब्लड प्रेशर पैरों में ज्यादा होता है, ब्रेन में कम होता है, रीजन बताओ। ब्लड प्रेशर है ना, प्रेशर। तो रो जी एच, ब्रेन से पैरों की हाइट ज़्यादा है, मतलब, तो जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर यहाँ का प्रेशर सिर का अगर पी है, तो पैरों का कितना हो जाएगा? पी प्लस रो जी एच। तो इसीलिए पैरों का ज़्यादा होता है और सिर का कम होता है। ठीक है। आप लोग इनके सोल्यूशंस लिखना चाहो तो लिखते भी जाना कॉपी में, जहाँ भी तुम्हारा मन करे। मैं क्योंकि ये थ्योरी की है तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट ऐसा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सी। अगर सी लेवल पर प्रेशर पी नॉट है, तो 6 किलोमीटर पी नॉट बाई 2 हो जाता है, जबकि एटमॉस्फेयर की हाइट 100 किलोमीटर है। ऐसा ही बोल रहा है ये, 100 से भी ज़्यादा है। तो कह रहा है 6 किलोमीटर पे तो हो गया आधा, और बाकी कवर करने में उसको 100 किलोमीटर, मतलब जितने भी बचे 100, अगर 100 का मानेंगे तो 94 बचे, तो बाकी उसको जीरो होने में 94 किलोमीटर लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? प्रेशर तो आपने पढ़ा ना, रो जी एच होता है, तो हाइट के प्रोपोर्शनल है। आधी हाइट पे आधा होना चाहिए था, लेकिन ये तो 6 किलोमीटर पे ही आधा हो गया, और बाकी आधा होने में कितना टाइम ले रहा है? 94 किलोमीटर डिस्टेंस ले रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रही है ना? गड़बड़ कुछ नहीं है। एयर की डेंसिटी के हिसाब से चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। रो जी एच में रो पे भी तो डिपेंडेंसी है। अर्थ की सरफेस के पास, समुद्र के पास जो एयर की डेंसिटी है वो रो है, 6 किलोमीटर पर रो बाई 2 है, इसीलिए आधा हो गया। ठीक है। तो तुम्हें ये देखना है कि इसका जो डिपेंडेंसी है वो एयर की डेंसिटी के हिसाब से प्रेशर डिसाइड हो रहा है। तो एयर की डिपेंडेंसी, एयर की डेंसिटी की डिपेंडेंसी हाइट पे है, इसलिए 6 किलोमीटर पे प्रेशर आधा हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर है एयर की डेंसिटी की वजह से।
नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं होती। ये तो हमने पढ़ रखा है, प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो नो डायरेक्शन तो स्केलर हो गया। हालांकि मैंने आपको बता चुका हूं ये गलत बात है, ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी होती है ना, ज्ञान की बात थी वो। खैर, अपने लिए कैसी है प्रेशर, एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज। हमें पता है ग्लास मर्करी ऑब्ट्यूज होता है, तो बोल रहा है वाइल दैट ऑफ वाटर विद द ग्लास इज एक्यूट, ग्लास के साथ एक्यूट होता है, ये बात भी हमको पता है। तो उसका क्या पूछना चाह रहा है, ये रीजन पूछना चाह रहा है ना मुझसे, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों है। देखो इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो दो तरीके के फोर्सेस हैं, एक तो एडेसिव और दूसरे कोहेसिव। जब भी तुमने लिक्विड को रखा है मरकरी के साथ, तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो गए एडेसिव से, तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वो अपने आप में चिपक गए, सब लड्डू बन गए। और जब तुमने लिक्विड को या पानी को नॉर्मल वाटर सरफेस के ग्लास के साथ रखा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एडेसिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो गए, कोहेसिव कम हो गए। ठीक है, तो तुम इस सब का आंसर एडेसिव कोहेसिव से सोच सकते हो। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल है, एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं तो एक्यूट एंगल। चमक गई बात। वो टेबल में याद करना, टेबल अपन ने बनाई है ना, वो उस टेबल में भी अपन ने ये चीज़ देख रखी है। अब वो जो कौन बच्ची पूछ रही थी कि FA/√2 क्यों लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा। ठीक है, नेक्स्ट, water on a clean glass surface tends to spread out while mercury on the same surface to form drop. Put differently, water wets glass while mercury does not. एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से है ना। और ज्यादा डिटेल में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के रूप में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। तो ये बात, इसके मेरे हिसाब से तीनों ही आंसर इसी पे बेस्ड लग रहे हैं मुझे। तीन है, कितने हैं, पांच हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, इसमें भी तुम देख रहे हो कि तुम्हारे पास नहीं है क्या? अच्छा, अच्छा दिखता है इधर, हाँ? हाँ। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस। ऐसा क्यों है? एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं होता, क्योंकि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया थोड़ी होती है। तो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इस पर डिपेंडेंसी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होती है, फोर्स अपॉन एरिया नहीं होती। ठीक है, ये आंसर तुम्हें याद रहेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, लिखते जाना अपने शॉर्टकट में, मुंह चलाने से थोड़ी कुछ होगा। जल्दी खा। वाटर विद डिटर्जेंट डिजोल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। डिटर्जेंट एक इनसॉल्युबल या पार्शली सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, पार्शली सॉल्युबल इम्प्योरिटी की वजह से जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एक्यूट होता है। तुम और कर दोगे तो सरफेस टेंशन और डिक्रीज हो जाएगी, सरफेस टेंशन और डिक्रीज हो जाएगी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर तुम्हें देना है उससे, cos थीटा सी इज इक्वल टू cos थीटा सी प्रोपोर्शनल टू 1 सरफेस टेंशन, है ना। अच्छा, ये कहाँ से आया cos थीटा सी प्रोपोर्शनल टू 1 सरफेस टेंशन? यहाँ से H इज इक्वल टू 2t cos थीटा सी अपॉन आर रो जी, या रो जी क्या था, आर रो जी था, उससे आया। ठीक है जी, अगला क्या कह रहा है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। अगर तुम ग्रेविटी खत्म कर दो, एक वाटर ड्रॉप को या स्पेस में ले जाके देखो तो वो एकदम लड्डू बन जाती है ना, स्पेस में जाके। अगर तुम जैसे तुमने ISS देखा होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो गोल गोल रह जाती हैं। वो गोल क्यों होती हैं? क्योंकि उनके कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं।
बाहर का कोई फोर्स ही नहीं है, कोएसिव फोर्सेस हैं तो सब आपने आपको वो कांटेक्ट करके रखे हैं, इसकी वजह से उसकी शेप स्फेरिकल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोएसिव फोर्सेस। चलो भाई, अपन आ जाएंगे अब 10.3 पे, फिल इन दी ब्लैंक्स। वाह वाह वाह, बच्चों वाली चीजें हैं। हाँ तो ठीक है, 10.3 देखते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, तो आंसर होना चाहिए डिक्रीज। इसमें है ना, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी गंदी है, इसको लिखना चाहिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब इसने कुछ नहीं लिखा है तो अपन उसे इंक्रीज ही मानते हैं। ये एनसीईआरटी की बात है, मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी वालों की क्या नहीं है। मेरे हिसाब से तो क्लियर कट होना चाहिए, वरना मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन बोनस है। ठीक है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ नहीं बोल रखा तो इंक्रीज मान। नेक्स्ट, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस विद टेम्परेचर। गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और टेम्परेचर की विस्कोसिटी और लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। ये बात तो मैंने लिखाई है, तो ये भी पॉइंट हो गया। तो पहला आंसर इंक्रीज सही फॉर्मेट में दिया है तो एकदम डायरेक्ट, पहले में इंक्रीज और दूसरे में डिक्रीज। फॉर सॉलिड्स विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द shearing फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। shearing फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है पूछ रहा है। while the fluid isn't proportional to, ओके, तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के केस में ईटा होता था हमारा स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी देखोगे तो शियर स्ट्रेन की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, है ना। स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा इंटू स्ट्रेन हो जाएगा ना। तो ईटा इंटू स्ट्रेन मतलब, सुन ले गधे सुन ले, 2 मिनट बाद याद नहीं रहेगा। ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेन के। जब रिजिडिटी की बात करेंगे तो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, और जब हम यहाँ पर विस्कोसिटी की बात करेंगे तो स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल है। V/L लिखा था। हाँ, तो पहला आंसर है, ये भी सही सीक्वेंस में लिखा है, कोई टेंशन नहीं। फिर कह रहा है फॉर अ लिक्विड, फॉर अ फ्लूइड इन स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोज। कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, किस चीज को ये फॉलो कर रहा है? तो ये तो बर्नौली प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, और ये अपना कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है, क्योंकि कंजर्वेशन मास से अपन ने लिखा था A1V1 इज इक्वल टू A2V2, जो दोनों को फॉलो कर रहा है। फिर क्या कह रहा है? फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल टर्बुलेंस अकर्स, ऑब्वियसली हाई स्पीड पे टर्बुलेंस होगा, स्लो स्पीड पे कोई भी टर्बुलेंस नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10.4 पे आ जाएंगे। अरे 4 में डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी तुम होमवर्क में कर लेना, बात खत्म। तुम्हारे जितने देना है 5 क्वेश्चन के हिसाब से ये वाले क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट, अब तुम कुछ भी नहीं करना चाहोगे, सोचो कि सब कुछ ही क्लास में होगा, तो फिर सिलेबस आराम से अप्रैल में खत्म करेंगे अपन। ऐसा थोड़ी होने वाला है। घर पे कुछ करने की ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे करने से कुछ होगा। भाई मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से हो गया होता तो सबका ये Air 1 नहीं आ गया होता। नहीं आता ना, खुद मेहनत करने से आता है। एक्सप्लेन वाई टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर इट नॉट अंडर इट। ये तो खुद करके देख लो अभी। एक कागज लो, एक कागज, हाँ अभी ले लो, है ना, बड़ा सा लेना। हाँ हाँ, वाह कॉपी फाड़ने में तो देखो भाई एक्सपर्ट, कॉपी फाड़ने में नंबर आया। अच्छा मोड़ना नहीं है, हाँ मोड़ना नहीं है, हाँ मोड़ना नहीं है ना। हाँ, इस पेपर को ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ो, लाओ लाओ मुझे दो, एक मुझे दे दो, हाँ आधा दे दो चलेगा, इसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ये कह रहा है कि जैसे इस कागज को देखोगे तो ये कागज ऐसे है, और वो कह रहा है कि इस कागज को ना हॉरिजॉन्टल करना है। तो इसका एक तरीका हो सकता है नीचे फोर्स लगाऊं, नीचे फूंक मारूं, तो ऊपर तो नहीं जा रहा, तो कैसे करें? तो उसने कहा नीचे इसमें फूंक मारेगी, ऊपर फूंक मारे।
ऊपर मारने से कुछ हो रहा है? थोड़ा सा फेफड़ों में मेरे कमी है, तो मैं अपनी औकात के हिसाब से इस कागज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तुम्हारे भी फेफड़े इतने मजबूत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि अपन सब कम से कम 5 सिगरेट तो रोज पी रहे हैं। दि- दिल्ली के पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं पीता ना। लो। हाँ जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आपको जादू दिखाएं। जमुना नाचेगा। यार ऊपर फूंक मार रहा हूँ तो ऊपर आ रहा ना। अच्छा एक बार और देखो, मैं थोड़ा अच्छे से सांस लेता हूँ। अरे हाँ यार, हाँ यार। हो गया ना? मतलब ऐसे है, इसमें इसमें तुम हवा को अगर ऊपर प्रेस करोगे, ऊपर तेज हवा करोगे तो ये ऊपर उठ के आ रहा है। अगर मैं नीचे कर रहा हूं तो ऊपर नहीं जा रहा है, तो नीचे ही आ रहा है। लेकिन अगर ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है। समझे तुम बात को? तो इसका मतलब अगर इस पेपर को अगर मैं हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूं, तो इस पेपर के नीचे हवा ना ब्लो करूं, इस पेपर के ऊपर हवा फ्लो ब्लो करूं। इस क्वेश्चन के बाद। किसके? तो बस ठीक है, 2 मिनट में आते हैं। तो तुम्हें बात समझ में आ गई? मतलब जैसे मैं इसको ब्लो कर रहा हूं, तो ऊपर की स्पीड ज्यादा हो गई। ऊपर की स्पीड ज्यादा हो गई तो प्रेशर कम हो गया बर्नौली के हिसाब से। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो अगर प्रेशर कम हो गया तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का प्रेशर कम, इसकी वजह से ऊपर लिफ्ट कर गया। नीचे तुमने क्या किया, नीचे जब भी फूंक मार रहे हो तो नीचे फूंक मारने पे कुछ नहीं हो रहा है। रीजन, नीचे फूंक मारने पे नीचे की स्पीड ज्यादा, नीचे का प्रेशर कम। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, तो ऊपर क्यों जाएगा? लॉजिक क्लियर? तो इसकी वजह से इसमें कोई पूछे कहाँ फूंक मारनी है, तो फूंक मारनी है अपन को इसकी मुंडी के ऊपर। ठीक है। आ, ऐसे ही आप लोग इस वाले सेकंड क्वेश्चन को अगर देखोगे तो कह रहा है कि अगर वाटर जेट होता है, पानी के पाइप में अगर तुम आगे हाथ रख दो तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। A1 V1 A2 V2। एरिया कम हो गया तो स्पीड। सिंपल। सिमिलरली कह रहा है कि अगर तुम ऐसा सिरिंज में पीछे से प्रेशर लगाते हो, तो पीछे से जब प्रेशर लगाते तो आगे सिरिंज की स्पीड बढ़ जाती है पानी निकलने की। तो प्रेशर तुमने कांस्टेंट रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा, एरिया बहुत कम है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 के हिसाब से एरिया कम स्पीड ज़्यादा। तो ये भी सेम कहानी है। सिमिलरली यही चीज कह रहा है कि अगर तुम जैसे पाइप कभी जमीन पे पड़ा रह जाए तो पीछे की तरफ थ्रस्ट लगता है, वो नाचने लगता है पाइप। तो नाच क्यों रहा है? मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से। अगर पानी बाहर जा रहा है तो फोर्स पीछे लगाएगा, पीछे की तरफ। और पांचवा कह रहा है कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फ्लो फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। बॉल को पैराबोला पे जाना चाहिए, पैराबोला न होकर वो इन स्विंग आउट स्विंग हो जाती है। बर्नौली से तो अपन ने एक्सप्लेन ही कर रखा है कि उस, क्योंकि हाँ, कि बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक तो एक्सेलरेशन हो गया नीचे जी की तरफ, और दूसरा एक्सेलरेशन आएगा जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होगा। तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ना होकर किसी एंगल पे आएगा, इसकी वजह से उसका जो शेप है वो पैराबोलिक नहीं होगा, कुछ और होगा। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ आपका दिवाली होमवर्क है, और हम दिवाली के बाद मिलेंगे। हैप्पी दिवाली।